में भूचाल, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर रार, सीजेपी की सरकारी स्कूलों की बदहाली पर नई जंग, मणिपुर का अल्टीमेटम, एनआरसी नहीं तो जनगणना नहीं। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों के एक अलग अंदाज में। अयोध्या राम मंदिर परिसर में चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर जारी सियासी और प्रशासनिक हलचल के बीच एक नया मोड़ आ गया है। यूपी सरकार की SIT की रिपोर्ट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है। क्लीन चिट मिलने के तुरंत बाद चंपत राय ने 9 पन्नों का एक खुला पत्र जारी कर मंदिर निर्माण से जुड़ी व्यवस्थाओं पर बड़ा दावा ठोक दिया है। राय का कहना है कि मंदिर निर्माण के सभी प्रमुख और अंतिम फैसले मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी नपेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में ही लिए गए थे। पत्र में राय ने स्पष्ट किया कि L&T और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में टाटा का चयन, निर्माण की पूरी योजना और समिति के सदस्यों की नियुक्ति नपेंद्र मिश्रा के स्तर पर ही तय हुई थी। राय का दावा है कि निर्माण समिति की बैठकों में मिश्रा के अप्रूवल के बिना एक भी फैसला नहीं लागू किया गया। वहीं दूसरी ओर इस पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए नपेंद्र मिश्रा ने आंतरिक मतभेद के दावों को खारिज किया और मंदिर के सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरे करने की प्रतिबद्धता जताई। मंदिर में वित्तीय पारदर्शिता और दैनिक प्रबंधन को मजबूत करने के लिए नए CEO की नियुक्ति की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। मिश्रा को नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। दरअसल कुछ समय पहले अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान के पैसों में कथित हेराफेरी को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मंदिर के चढ़ावे की चोरी और वित्तीय अनियमितता हुई है और इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। साथ ही 80 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद भी की गई थी। इससे श्रद्धालुओं की आस्था को भी ठेस पहुंची थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसने आजादी के आंदोलन में लाखों भारतवासियों में देशभक्ति का जोश भरा था, समय समय पर बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवादों के केंद्र में आ जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी की यह रचना एक बार फिर विवाद में है। दरअसल 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर एक ऐतिहासिक समझौता किया। उस समय तय हुआ कि राष्ट्रीय आयोजनों में केवल इसके पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे, जो सर्व स्वीकार्य है। बाद में संविधान सभा ने भी इन्हीं 2 अंतरों को ही राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। अब केंद्र की भाजपा सरकार ने इसे पूरा गाने के लिए संविधान में संशोधन किया है। साथ ही इसके अपमान पर सजा का प्रावधान किया गया है। भाजपा का तर्क है कि पूरा वंदे मातरम राष्ट्रीय स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस महान गीत को विभाजित किया और इसके शेष हिस्से को हटाया। दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल का मत है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही सर्वसम्मति से इसके पहले 2 अंतरों को अपनाया गया था, ताकि देश की विविधता और सभी धर्मों का सम्मान बना रहे। उनका कहना है कि सत्ताधारी दल इस संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए उछाल रहा है। हाल ही में एक साक्षात्कार में फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने कहा कि वंदे मातरम के केवल पहले 2 अंतर ही गाए जाने चाहिए। उनका तर्क है कि वंदे मातरम के बाद के हिस्से में दुर्गा और काली जैसी हिंदू देवियों का उल्लेख आता है। ऐसे में जो लोग एक ईश्वर को पूजते हैं, उनके लिए वंदे काली वंदे दुर्गा कहना कठिन हो सकता है। दूसरी ओर भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का कहना है कि कलाकार के रूप में शर्मिला टैगोर का ऐसा सीमित नजरिया देखना उनके लिए चौंकाने वाला है। किसी भी कविता या गीत में शब्द रूपक होते हैं, उन्हें केवल धार्मिक कर्मकांड से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने कार्यक्रमों में इसके केवल पहले 2 स्टैंजा गाने के निर्णय पर तीखा हमला बोला है और इसे देश विरोधी निर्णय तथा तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि देश के कितने नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को यह राष्ट्रगीत कंठस्थ है। नीट समेत अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ है। छात्रों का विरोध प्रदर्शन सड़कों से लेकर अदालतों तक पहुंच चुका है। हालांकि जंतर मंतर और झारखंड की राजधानी रांची में छात्र आंदोलन फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत दिपके ने देश के सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर एक नई मुहिम छेड़ दी है। अभिजीत दिपके ने वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि PM केयर्स फंड में बिना इस्तेमाल के पड़े लगभग 8,500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल देश के बच्चों की शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं और नए हाईटेक मॉडल स्कूल बनाने के लिए किया जाना चाहिए। इस राशि से देश में 1,000 से भी ज्यादा नए हाईटेक मॉडल स्कूल तैयार किए जा सकते हैं। उधर झारखंड में छात्र आंदोलन के दबाव में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछली कई परीक्षाओं को रद्द कर दिया।
इससे 2000 से ज्यादा लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई है। इन लोगों ने सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई हिंसा की जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। दूसरी ओर राहुल गांधी इस मामले में लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। 21 अगस्त को वे छात्र आंदोलन के दौरान पैलेट गन के हमले में गंभीर रूप से घायल छात्र साहिल लोचव को साथ लेकर खुद संसद मार्ग थाने पहुंचे। एफआईआर न लिखने पर राहुल थाने में ही धरने पर बैठ गए। हालांकि 7 घंटे बाद एफआईआर लिखी गई। इसे राहुल की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों से बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आ रही है। मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में एक बार फिर क्षेत्रीय मुद्दों और मांगों को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। मणिपुर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी की मांग को लेकर स्थिति बेकाबू होती दिख रही है। नागरिक संगठनों का साफ कहना है कि एनआरसी लागू नहीं तो जनगणना नहीं। प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल समेत कई जिलों में सड़क पर उतरकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुतले फूके हैं। यहाँ अवैध घुसपैठ को रोकने और जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखने के लिए एनआरसी को तुरंत लागू करने की मांग की जा रही है। दूसरी ओर मेघालय की राजधानी शिलांग में खासी स्टूडेंट्स यूनियन की ब्लैक फ्लैग बाइक रैली के दौरान अचानक हिंसा भड़क उठी। 15 दिनों के अल्टीमेटम के बाद निकाली गई इस रैली में उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। 30 से अधिक वाहनों को निशाना बनाया गया, जिनमें सरकारी गाड़ियां भी शामिल थी। इतना ही नहीं, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कॉलोनी में स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाओं को खंडित करने का भी गंभीर मामला सामने आया है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और केएसयू के शीर्ष नेताओं को न्यायिक हिरासत में लिया गया। इसके अलावा नागालैंड से सटे सीमावर्ती इलाकों और जनजातीय क्षेत्रों में भी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा भारत म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट विजम को रद्द करने और सीमा पर कैंसल लगाने का निर्णय लिया गया है। इसका नागा समुदाय और स्थानीय नागरिकों संगठनों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि इससे सीमा के दोनों ओर बसे नागा परिवार और सांस्कृतिक संबंधों में दरार पड़ेगी। नागालैंड और असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन, पुलिस चौकियां और अतिक्रमण को लेकर बीच बीच में तनाव देखने को मिल रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि केंद्र सरकार इन मुद्दों को कैसे निपटती है और इस पर सबकी नजर रहेगी। अब खबरें संक्षेप में। अरब सागर में यमन और सोमालिया के पास समुद्री डाकुओं ने 2 कार्गो शिप हाईजैक किए। इनमें 22 भारतीय नाविक मौजूद हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण तक भारत दौरा न करने का ऐलान किया। दूसरी ओर भारत के राष्ट्रपति भवन में तारिक के स्वागत की तैयारी शुरू। शेख हसीना इस समय भारत में है। दिल्ली एनसीआर में H1N1 वायरस के 1700 से ज्यादा मामले। मुंबई में भी बच्चों में फ्लू जैसे लक्षण बढ़े। मध्य प्रदेश के कटनी सीएसपी नेहा 25 पर गिरी गाज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए तत्काल निलंबन के निर्देश। एसबीआई ने करोड़ों की बल्क एफडी पर घटाई ब्याज दरें। 15 अगस्त से लागू है नए रेट। वरिष्ठ नागरिकों को भी झटका। एनसीईआरटी ने पॉलिटिकल साइंस की पाठ्य पुस्तकों के संशोधन के लिए 16 सदस्यीय कमेटी का पुनर्गठन किया। लखनऊ में खौफनाक वारदात। बैंक के बाहर पति ने पत्नी की हत्या की, फिर खुद को भी गोली मारी। घर में बहन का भी शव मिला। यूक्रेन ने रूसी रक्षा आपूर्ति तंत्र को निशाना बनाते हुए पोडोल्स्क में वाइल्ड बैरेज के सबसे बड़े रसद केंद्र पर ड्रोन हमला किया। दूसरी ओर कीव के एक स्थानीय बाजार पर रूसी हवाई हमले में 5 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। वेब दुनिया की खास पेशकश WD Now अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।